नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई बार जब मेरे पास कुछ क्वेरीज आती हैं तो सोच करके हंसी भी आती है और सोच के सरप्राइज भी होता है कि हम लोग अपने पैसे को बचाने के मामले में कितने लापरवाह हो सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो इसका कारण है। इसका कारण यह है कि 31 मार्च 2022 के बाद, यानी जब फाइनेंशियल ईयर 21-22 समाप्त हो गया, उसके बाद मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आई कि सर हम 21-22 में अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, हम टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपने टैक्स को किस प्रकार कम कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी वीडियोज बनाई थी जो 21-22 के रिगार्डिंग कि भाई आप अपनी टैक्स की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उनको ये याद 31 मार्च 2022 के बाद ही क्यों आया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 9 दिन हुए हैं। आज 9 अप्रैल को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और 9 दिन में मेरे पास ज्यादा नहीं तो लगभग 400 450 ऐसी क्वेरी आ गई जो ये कह रहे हैं सर हमें टैक्स प्लानिंग करनी थी, हम भूल गए करना। सर, आप 31 मार्च के बाद आपको 1 तारीख को ही याद आ गया था क्या? आपको 31 को, 28 को, 29 मार्च को याद नहीं आया? दोस्तों, हम नहीं चाहते कि ऐसी गलती अब आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर करें। इसीलिए हम आपको आज बता रहे हैं कि यदि आपको अपना टैक्स बचाना है, आप नहीं चाहते कि ज्यादा आपका टैक्स जमा हो, आप अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं, कम टैक्स जमा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है, 31 मार्च 2023 तक रहेगा, इसकी इनकम में हम अपनी टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स स्लैब्स की। टैक्स स्लैब की बात करें तो जो टैक्स स्लैब पिछले साल था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में था, वही टैक्स स्लैब अब भी चालू है। इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स के स्लैब में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों, आप अपना टैक्स बचा सकते हैं एटीसी की डिडक्शन के थ्रू। एटीसी की डिडक्शन यानी कि आप अपने प्रोविडेंट फंड में या पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर या यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के अंदर या आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के अंदर आप अपनी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एफडी में भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। वो टैक्स सेविंग एफडी आप बैंक में 5 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ खोल सकते हैं और इस प्रकार आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। अपनी इनकम में से आप 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है 1.5 लाख रुपए की इनकम को कम करने का। अगर आप 30% के स्लैब में आते हो तो आपका टैक्स लगभग 45-46 हजार रुपए के आसपास का फर्क पड़ता है, यानी कि आप 45-46 हजार रुपए का टैक्स आप बचा सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, कई बार हम लोग 31 मार्च तक, जैसे मैंने आपको कहा कि 9 दिन में लगभग 400 450 कॉल्स हमारे पास आ गई, तो आप खुद देखिए कि हम 31 मार्च को इंतजार क्यों करते हैं, हम ये काम अभी से क्यों नहीं शुरू करते। और अगर आप अभी से डिपॉजिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंटरेस्ट भी अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप 50 हजार रुपए की छूट ले सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, यानी एनपीएस में। ये डिडक्शन आपको मिलती है सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत। यहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50 हजार रुपए की एडिशनल इनकम पे छूट मिल जाएगी, यानी कि 1.5 लाख रुपए तो आप 80C में ले लेंगे और 50 हजार रुपए की छूट आप 80CCD में ले लेंगे। इसके अलावा यदि आपके बच्चे हायर एजुकेशन करते हैं और अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आप उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उस इंटरेस्ट के भी आपको छूट मिल जाती है। ये डिडक्शन आपको 8 साल तक के लिए अलाउ होता है, यानी कि अगर आपने लोन लिया है और आप 8 साल तक, जिस साल आप उसका इंटरेस्ट पे करना शुरू करते हैं उस साल से 8 साल तक, या जब आप इंटरेस्ट पे करते हो, इन दोनों में जो भी सबसे पहले हो, तब तक आप इसकी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें आप अच्छा इंटरेस्ट जो भी आप पे कर रहे हो वो सारा आप क्लेम कर सकते हो।
दोस्तों यहाँ पर मैं डिटेल में किसी भी स्कीम्स के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारे सेपरेट वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहेंगे तो हम दोबारा से उनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन अलग वीडियोज में कर सकते हैं, जो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम ब्रीफ बता रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पर अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। जैसे कि यदि आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, अपना लिया है, अपने स्पाउस का यानी कि अगर पति या पत्नी का ले रखा है, या आपने अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का ले रखा है, तो 25,000 रुपए तक का इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट मिल जाती है। यानी कि आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो उसको 25,000 रुपए तक की छूट मिलती है। सपोज आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपए का है तो 20,000 रुपए की छूट मिलेगी, और यदि आपका इंश्योरेंस 40,000 रुपए का है तो आपको 25,000 रुपए की छूट मिलेगी। यदि आपने अपने इंश्योरेंस में पेरेंट्स को भी कवर कर रखा है तो पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपए की अलग से छूट है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि टोटल 50,000 रुपए की है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जिसकी किस्त 40,000 रुपए की जाती है, जिसमें से पेरेंट्स की प्रीमियम सपोज 10,000 रुपए का है, और आपका प्रीमियम, आपका, आपके बच्चों का, आपके स्पाउस का प्रीमियम 30,000 रुपए का है, तो जो आपको छूट मिलेगी वो आपके आपके बच्चों के लिए 25,000 रुपए की और 10,000 रुपए की आपके पेरेंट्स की, टोटल 35,000 रुपए मिलेगी, ना कि 40,000 रुपए। तो इसलिए आप इसे कंबाइन करके 50,000 ना पढ़ें, इसको आप जान के ध्यान रखें कि 25,000 रुपए आपके आपके स्पाउस और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर है, और 25,000 रुपए आपके पेरेंट्स के ऊपर है। और यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 50,000 रुपए की हो जाती है। दोस्तों इसके आगे आती है आपकी 80G में, यानी कि अगर आप डोनेशन देते हो, अगर आप डोनेशन पे करते हो, डोनेशंस की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं जो 80G के अंदर कवर होते हैं। उनको अगर आप डोनेशन देते हो तो 50% और कुछ डोनेशंस 100% तक अलाउड होती है। जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देते हो तो आपको, आप जितना डोनेशन देते हो आपको उसका 100% यानी पूरा की पूरा डोनेशन आपकी इनकम में से माइनस हो जाता है। अगर आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हो तो वहां पर लगभग 50% की आती है, वो 50% में कवर होते हैं मैक्सिमम ट्रस्ट। तो वहां पर आपने सपोज आपने 1,00,000 रुपए का डोनेशन दिया तो आपको 50,000 रुपए आप अपनी इनकम में से माइनस कर। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी का लोन ले रखा है तो भी आपको छूट मिल जाएगी, आप अपनी इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे? कि वो ऐसे कि यदि आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, यानी कि आप अपने खुद के मकान में रहते हैं और आपने उसके ऊपर लोन ले रखा है, तो आपको 2,00,000 रुपए की छूट 1 साल में मिलती है। और यदि आप इंटरेस्ट 2,00,000 से ज्यादा पे करते हैं तो उस केस में आपका जो सेट ऑफ है, आपको जो छूट है वो 2,00,000 की मिलेगी, लेकिन अगर आपने जो ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है वो आगे के फ्यूचर के पीरियड में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर की इनकम से आप उसको घटा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं, यानी कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, आपने कोई लैंड या बिल्डिंग आपने बेची है, तो उसके ऊपर ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट की भी आप छूट क्लेम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। तो उस केस में क्या है कि 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसके कुछ स्पेसिफाइड अकाउंट्स होते हैं, जैसे REC है या NHAI के या अदर नोटिफाइड बॉन्ड्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं, तो आपको उस इनकम पर टैक्स नहीं देना होता, या आप नई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों यदि आप सैलरीड पर्सन हो तो आप HRA भी क्लेम कर सकते हो। यहां पर मैं आपको एक चीज कहूंगा दोस्तों, कई बार हमारे पास सैलरीड पर्सन की भी डिटेल्स आती है कि वो कहते हैं हमने कंपनी में अपनी HRA की डिटेल्स शेयर ही नहीं की, और वो कहते हैं कि जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब हम आप उसे क्लेम करा लीजिए। दोस्तों उस समय बड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। गवर्नमेंट कहती है कि जब आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया कि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको हम क्लेम क्यों दें, आपको बाद में परेशानी हो सकती है। इसीलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी HRA का क्लेम अपनी सैलरी में रेगुलर ले लें। आप जो भी आप रेंट पे करते हैं उस रेंट की डिटेल्स आप अपनी कंपनी को शेयर करें, ताकि वो आपका TDS ना काटे और आपकी सैलरी की कैलकुलेशन HRA एग्जेम्पशन के साथ लें। वैसे HRA एग्जेम्पशन में है क्या, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपने टोटल जितना HRA कंपनी से रिसीव किया है या आपने एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी माइनस कर दी जाती है, या 40 और 50% जो आपकी बेसिक पे है। इन तीनों में जो भी सबसे कम होगा उतने की आपको छूट मिल जाती है, और ये बहुत अच्छी छूट होती है खासतौर पर सैलरीड पर्सन के लिए। तो इस छूट को बिल्कुल भी लेना ना भूलें।
दोस्तों इसके अलावा है सेक्शन 80GG, यानी कि यदि आप HRA क्लेम नहीं करते हैं या आपको अगर HRA नहीं मिलता है, आपको HRA नहीं देती है, तो भी आप 60,000 रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं रेंट के नाम पर। इसमें जो लिमिट है वो ये है कि मैक्सिमम आपको 60,000 रुपए तक की छूट मिलेगी, या आपने एक्चुअल रेंट जो पे किया है -10% ऑफ टोटल इनकम या 25% ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर दोस्तों ये जो बेनिफिट मिलता है 80GG का, वो नॉर्मली बिजनेस पर्सन आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल इनकम की बात होती है, सैलरी की बात नहीं होती है। बिजनेस पर्सन यदि अपने ही घर में काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसे HRA नहीं मिलेगा, तो वह इस सेक्शन का फायदा उठा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक कोविड-19 से रिलेटेड रिलीफ भी है, जो एक मेजर रिलीफ है, जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? एनी सम रिसीव्ड बाय द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ इज प्रपोज्ड टू बी एग्जेम्प्टेड विदाउट एनी लिमिट if received from the employer, and restricted to rupees 10 lakh if received from any other person other than the employer. This amendment is proposed to be effective retrospectively from 2019-2020. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एम्प्लॉई हैं और आपके किसी परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है और वो किसी कंपनी में नौकरी करता था और उसका एम्प्लॉयर उन्हें कोई पेमेंट करता है, कोविड के कारण उसकी डेथ हो जाती है और एम्प्लॉयर उसको कुछ कंपनसेशन पे करता है, तो वो कंपनसेशन टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जिस एम्प्लॉय की डेथ हो गई है उसको यदि सपोज उसने 50 लाख रुपए भी दिए, तो 50 लाख रुपए पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि कोई और व्यक्ति उसको पेमेंट करता है, एनी अदर पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के अलावा कोई और व्यक्ति, उसका कोई कंसल्टेंट, उसका कोई दोस्त, उसके कोई रिश्तेदार या सरकार ने कुछ पेमेंट किया, तो उस केस में 10 लाख रुपए तक पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपने, आपके दोस्त ने या आपके किसी रिश्तेदार ने 10 लाख रुपए तक का पेमेंट किया, तो आपको कोई भी टैक्स उस इनकम पर भी या उस रिसीट पर भी नहीं देना होगा, अगर जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी डेथ कोविड के कारण हुई है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं, आप कुछ अपनी एग्जेम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं, आप HRA वगैरह को क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम तो आपको यही कहेंगे, सलाह देंगे कि अप्रैल के महीने में ही आप अपनी प्लानिंग को शुरू कीजिए, क्योंकि लास्ट मंथ का अगर आप वेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें पैसे की कई बार तंगी हो जाती है। आप थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टैक्स भी बचेगा और आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर से एक बार कहेंगे आपको कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।